हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां दिनों दिन बढ़ रही है। बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, साथ ही इनेलो सभी राजनीतिक दलों में निकाय चुनाव पर महामंथन चल रहा है। बीजेपी, जेजेपी निकाय चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं। भविष्य पर सवाल उठ गए। खैर, जीत का दावा भी कर रहे हैं। कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस के फैसले को विरोधी कांग्रेस में हार की हताशा बता रहे हैं। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने 2024 को ही जहन में रखते हुए निकाय चुनाव में जेजेपी से कन्नी काटी है। बहुत सारे सवाल हैं जिस पर चर्चा करेंगे आज। उसी हिसाब से हमारी जानकारी भी लोगों ने दी है। नगर परिषद सब सिंपल से लड़ना चाहते हैं। नगर पालिकाओं में कुछ स्थान ऑप्शन दिया है, स्थान लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते। 19 नाम अनाउंस कर दिए। फर्स्ट लिस्ट में हमने 8 किए थे और आज 11 किए। चुनाव स्थानीय मुद्दों पे लड़े जाते हैं। लोगों की स्थानीय समस्याओं को लेकर के ही लड़ा जाएगा। सवाल क्या है वो आपके सामने रखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विकास की हम बात करेंगे। निकाय चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा क्या? किसके पास कौन सा रोड मैप है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अलग लड़े, साथ में लड़े, सिंबल पे लड़े, ना लड़े, वो एक बात है, लेकिन क्या इनके पास रोड मैप है? क्या 2024 को देखते हुए बीजेपी ने जेजेपी के साथ निकाय चुनाव नहीं लड़ा है? सवाल ये भी है। इस वक्त तो हरियाणा में यही सबसे बड़ी खबर है और यही चुटकियां भी ले रहे हैं बाकी के दलों के नेता जो हैं। पूछेंगे हम तमाम प्रवक्ताओं से। कांग्रेस के सिंबल पर ना लड़ने से निकाय चुनाव के समीकरण बदलेंगे। अव्वल तो ये कि कांग्रेस ने ये फैसला क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी कर पाई कि भाई सिंबल पे लड़ते हैं। अगर आप कहते हैं कि प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, आप कहते हैं कि प्रदेश में विकास नहीं हुआ, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, नौकरियां नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है, महिला सुरक्षित नहीं है, फिर तो ज्यादा अच्छा होता कि आप सिंबल पे लड़ते। आप फिर भी नहीं लड़े। क्या गुटबाजी कारण रहा? बहुत सारे ऐसे, आप ये मान के चले कि बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और निकाय चुनाव है तो हम जनता के हक की बात सबसे पहले करेंगे और जानने की कोशिश यही करेंगे कि भाई क्या बड़े कारण हैं, किसके पास कौन सा रोड मैप है जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाने वाले हैं। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, आपका परिचय करा देते हैं, फिर हम सवाल जवाब करेंगे। राकेश गर्ग जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, अजय गुलिया जी प्रवक्ता जेजेपी, वंदना पोपली प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर रजनीश जैन प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, विजेंद्र रेड्डी प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं कार्यक्रम में और उम्मीद भी कि आप लोग बहुत ज्यादा गोल गोल ना घुमाकर सवालों के ही जवाब देंगे, सवालों पर ही बात करेंगे। प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से राकेश गर्ग जी से मैं शुरुआत करती हूँ। राकेश जी, बार बार सब चुटकियां भी ले रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी ये फैसला नहीं ले पाई कि चलिए सिंबल पे लड़ लेते हैं। कोई डर था इनफाइटिंग का या कोई और स्ट्रैटेजी, कोई प्लान बी है? प्लीज शेयर कीजिएगा। कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। आप ये देखिए, आवाज आ रही है मेरी? आपको वॉल्यूम आ रहा है? हाँ जी आ रहा है आपका वॉल्यूम, आप बोलिएगा। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी का जो ये फैसला है, ये कोई अप्रत्याशित और कोई अचानक लिया हुआ फैसला नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये मत रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो निकाय चुनाव होते हैं, ये समझती है कि ये भाईचारे का चुनाव है, ये आपसी सामंजस्य का चुनाव है, ये बहुत छोटा ऐसा चुनाव है जिसके अंदर की आपसी प्यार मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी का फैसला ना तो कोई अप्रत्याशित है, ना अस्वाभाविक है। पहले से भी हमारा यही मानना रहा था, आज भी यही मानना है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सामाजिक सौहार्द, सामाजिक भाईचारा और जो ग्रामीण परिवेश के अंदर या जो शहरी क्षेत्र के अंदर जो हमारा आपस का एक सौहार्द का वातावरण बना हुआ है, उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पुनः इस बात को निर्णय किया कि हम सिंबल पर नहीं चुनाव लड़ेंगे। मैं साथ साथ एक बात इसके अंदर और ऐड कर देता हूं कि जो पार्टियां अब चुनाव के अंदर जा रही हैं, जो कि एक ठगबंधन के तौर पर इस प्रदेश के अंदर काम कर रही थी, क्योंकि ये जो गठबंधन या ठगबंधन बना था, ये सत्ता की आकांक्षा नहीं बना था, ये सत्ता के अंदर लूट की भागीदार करने के लिए बना था। उस पर बात करेंगे सर। मैं एक सेकंड उस पर हम बात करेंगे और मैं बाकी मेहमानों से भी अपील करूंगी कि आप प्लीज बीच में ना बोलिएगा। शुरू में कोशिश यही रहती है कि सभी अपनी बात एक बार पूरी तरह से रख सके और उस लिहाज से
आपने कहा कि ये भाईचारे का चुनाव है। हरियाणा में भाईचारा शब्द बहुत कॉमन है, हम सुनते भी हैं। सर, भाईचारा कैसे बिगड़ जाता? आप या तो ये स्वीकार कर लीजिए कि आपकी पार्टी के अंदर भाईचारा नहीं बचा हुआ है, आपको लगा कि कहीं ना कहीं चीजें खराब है, कैसे जाएंगे, ये सूरत रही। आपकी नेता हैं किरण चौधरी, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को सिंबल पे लड़ना चाहिए था। इतना लोकतंत्र है ना कांग्रेस पार्टी में कि अपनी बात रखी जा सकती है। मैं आपको उत्तर देता हूं। आज से 2 दिन पूर्व जब इस विषय को लेकर कि कांग्रेस पार्टी को निकाय चुनाव के अंदर सिंबल पर जाना चाहिए या बगैर सिंबल के चुनाव लड़ना चाहिए, हमारे 30 के 30 विधायक चंडीगढ़ के अंदर माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, हमारे प्रदेश प्रभारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सभी की मौजूदगी के अंदर आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलिए, आप गलत नाम ले गए शायद। आप उन्हें रिपीट कीजिए। हाँ, आप चौटाला जी बोल रहे थे, आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलना था शायद। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चलिए आपको धन्यवाद अगर मेरे मुंह से ये शब्द निकले, कोई बात नहीं, वो भी हमारे आदरणीय नेता रहे हैं। नहीं, बट अभी तो आप अपनी पार्टी की बात करेंगे ना। अपनी ही पार्टी की बात कर रहा हूँ, अपनी ही पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो हमारी पार्टी के अंदर जो ये फैसला हुआ, निश्चित रूप से लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत फैसले होते हैं, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबने अपनी बात रखी, लेकिन जो फैसला होता है वो सामूहिक रूप से होता है, शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करने के बाद होता है। तो जो आज फैसला लिया गया है ये पार्टी का सामूहिक फैसला है। इसका आपको नुकसान होगा या नहीं होगा? आपको लगता है कि नहीं, इससे शहर में आपकी सरकार बन जाएगी? आप एक बात मेरी जो मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी बोल रहा हूं, उस बात की आप तस्दीक रखिएगा कि पिछले 2-2.25 साल के अंदर जो जजपा और भाजपा गठबंधन की जो भी कमियां रही हैं वो जनता के सामने थी। जो थोड़ी बहुत रह गई होंगी वो पिछले अगले 15 दिनों के अंदर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे का इस कदर चीरहरण ये दोनों पार्टियां करेंगी मुद्दों के ऊपर कि आप देखना जो सामाजिक और जो भाईचारे के जो सवाल से नहीं भागना। सर, मैंने तो शुरू में ये सुनिए, मैंने शुरू में अपील की थी कि मेरे सवालों के आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, और ये आप ही लोगों के लिए होते हैं। तो आप बीजेपी और जेजेपी की बात अभी हम नहीं करते, मैं उनके जवाब ले लूंगी उनके हाल पर, लेकिन आप अपना तो मैं बोल रही हूँ कि अगर आप सिंबल पे नहीं लड़ रहे हैं तो क्या इसका नुकसान होगा पार्टी को? कतई नुकसान नहीं होगा। आप ये देखना कि कतई नुकसान नहीं होगा। चलिए, आपने अपनी बात पूरी रखी, कोई नुकसान नहीं होगा। वंदना जी, मैं बार बार बीजेपी के जो नेता हैं उनसे पूछती हूं लेकिन वो जवाब नहीं देते। मैं उम्मीद करती हूँ शायद आप जवाब देंगी। आप लोग मैदान में जब जाएंगे क्या कह के वोट मांगेंगे जब सामने जेजेपी का प्रत्याशी होगा आपके? क्या हमारे प्रत्याशी जब मैदान में जाएंगे वो अपने काम को लेकर सामने जाएंगे कि हमने पूरे 8 साल में क्या क्या काम किए हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार है और अब तीसरा इंजन जो है उसमें जुड़ना बहुत आवश्यक है ताकि विकास को गति मिल सके। हम अपने विकास के मुद्दों को लेकर जाएंगे। आप जो प्रश्न पूछना चाहती हैं, आपको शायद लग रहा है कि एक दूसरे, जिस तरह से अभी मैं सुन रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता को, वो चीरहरण बोल रहे थे। हालांकि चीरहरण तो उनका ही हो गया, जिस प्रकार से उनके विधायक भागे फिर रहे हैं आज, वो सभी चैनल्स पे पूरी देश की जनता देख रही है, हरियाणा की जनता देख रही है कि किस तरह से भगाया जा रहा है। और जब विवेक बत्सल जी से पूछा गया कि ये कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने कहा प्रशिक्षण शिविर पे जा रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर किसका? कि इनके विधायकों को सिखाया जा रहा है कि हाथ के निशान पर वोट देना है। भाई, अपने विधायकों को तो ये सिखा नहीं पाए, जनता से क्या ये उम्मीद करेंगे? और जनता इनके विचारधारा को अच्छे से जानती है। और आपका फिर से मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जेजेपी और बीजेपी फ्रेंडली खेलेंगे। हम अपने विकास के मुद्दों को लेकर जाएंगे, हम जनता के सामने बताएंगे कि हमने अभी तक क्या किया, आगे हम क्या करना चाहते हैं, उनको लेकर जाएंगे। जरूरी नहीं है कि एक दूसरे पे कीचड़ ही उछाला जाए। अगर कुछ किसी ने गलत किया होगा तो उस पर जरूर क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन हम एक साथ चल रहे हैं और हमने जो बहुत अच्छा गठबंधन की सरकार भी चलाई है और बहुत अच्छे काम भी किए हैं। और ये जो चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव, ये कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि लोकल लेवल पर बहुत सारे अलग मुद्दों को लेकर होता है। जो डिसीजन मेकिंग होती है वो ऊपर कहीं ना कहीं विधानसभा में होती है, तो उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने को लेकर होता है। तो
मुझे लगता है बहुत अच्छे से हम वंदना इन जी, चुनाव में परफॉर्म आपने करेंगे। एक लाइन यूज की, वो अजय चौटाला जी भी बार बार कहते हैं और जेजेपी के तमाम नेता फ्रेंडली खेलेंगे। मुझे आप लोग समझाइए जरा, कैसे फ्रेंडली खेलेंगे? इलेक्शन तो जीतना है ना। और मैं जिस पार्टी से बात कर रही हूँ यानी बीजेपी से, बीजेपी एक मोहल्ले का चुनाव भी होता है उसमें जी जान लगाती है, वही पार्टी है ना। आप स्टेट बोलेंगे, मैं आपको बता दूंगी कहां पर कैसे इलेक्शन लड़ती है बीजेपी। पन्ना प्रमुख हो या फिर आप देखिए बूथ लेवल पे मेरा बूथ सबसे मजबूत, यही प्रोग्राम्स है ना आप लोगों के। तो फ्रेंडली इलेक्शन में फ्रेंडली खेलना क्या होता है, मुझे आप बताइए जरा। जीनत, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि मोहल्ले का चुनाव भी पूरा जोर लगा के लड़ती है। बिल्कुल। लोकतंत्र का त्योहार है, लोकतंत्र का त्योहार इलेक्शन, और लड़ना भी चाहिए। अगर आपने विकास के कार्य कराए हैं तो तभी आप जोर से लड़ सकते हैं। अगर आपने विकास के काम नहीं कराए हैं तो मुंह छुपाते हुए फिरेंगे। जिस प्रकार अभी आप देखेंगे कि इनके विधायक कहीं पर नहीं दिखाई दे रहे। ये बार बार कहते थे कांग्रेस के प्रवक्ता में कि हम लोग सिंबल पर लड़ेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने तो अनाउंस भी कर दिया था, किरण चौधरी जी का आपने अभी जिक्र किया, लेकिन ये समझ आया कि क्यों नहीं लड़ रहे सिंबल पर। उसके पीछे कारण है कि इनको अपने विधायकों के बैग पैक करने थे, उसमें ये बिजी ज्यादा थे, इसलिए सिंबल सोच नहीं सकते। जहां तक निकाय की बात है वो तो जनता अपने आप सोच लेगी, इनको इससे परवाह नहीं है। इनको अपनी ही सीटों में अपनी पार्टी के अंदर उलझे रहते हैं। तो फिर से वही मैं बात कह रही हूँ कि हम जोर शोर से लड़ते हैं चुनाव, क्योंकि हम काम अच्छा करते हैं। हम जनता के पीछे काम लेकर जाते हैं। मेरे सवाल से फिर भी आप मेरे सवाल से फिर भी बच रही हैं। सवाल मैं फिर से रखती हूँ, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। शॉर्ट में एक बार जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि आप सिर्फ कांग्रेस से तो लड़ेंगे नहीं वहां पर, आपके जो कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि आप लोग सिंबल पे लड़ रहे हैं और ये अच्छी बात है ना। सामने तो सुनिए ठीक है, कांग्रेस नहीं है, वो अब है ही नहीं सिंबल पे। जेजेपी भी होगी, इंडियन नेशनल लोकदल भी है, आम आदमी पार्टी भी है। कोई रोड मैप है आपके पास? अच्छा, मैं क्योंकि इसलिए पूछ रही हूँ, जब जेजेपी का प्रत्याशी सामने आएगा तो कैसे बताएंगे कि भाई ये छोटे छोटे काम हमने कराए हैं, उन्होंने कराए हैं, क्योंकि आप तो मिलीजुली सरकार चला रहे हैं। मैं आपका सीधा जो आप प्रश्न नहीं पूछ पा रही है, मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं तो पूछ रही हूँ, आप सीधा जवाब नहीं देंगे। मुझे तीसरी बार यही बात पूछनी पड़ी है। आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि कंपैरिजन कैसे होगा। मैं ये सीधा प्रश्न था कि कंपैरिजन कैसे होगा। तो मुझे लगता है जनता जज है, वो कंपैरिजन करती आई है। हम अपना अच्छा काम सामने रखेंगे और हर एक एरिया में अलग अलग मुद्दे होते हैं, उस मुद्दों पे हम सामने। ठीक है। अजय गुलिया जी, आपका भी जवाब बहुत जरूरी है और सवाल आपके लिए भी बदलेंगे नहीं। जनता के बीच में जब आप लोग जाएंगे तो क्या कहेंगे? देखिए सिद्दीकी जी, मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम लोगों का कोई प्रीपोन अलायंस तो है नहीं या रहा नहीं कि हम लोगों ने पहले ही तय कर रखा हो कि आगामी चुनाव भी साथ में लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय था कि वो चुनाव साथ नहीं लड़ना। भारतीय जनता पार्टी ने अपना निर्णय लिया, हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे। हम लोग चुनाव में जाएंगे, जो हमारे चुनावी वादे थे। देखिए सिद्दीकी जी, जो हमारे चुनावी वादे थे वो कितना हम पूरे कर पाए हैं 2.5 साल में, वो लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे कि देखिए इतना काम, ये हमारे वादे थे, सरकार में साथ रह करके ये वादे हम पूरे करा पाए हैं। अब ये निर्णय तो हरियाणा प्रदेश के लोग लेंगे कि वो कितना यकीन हम पर करेंगे, कितना यकीन भारतीय जनता पार्टी पर करेंगे। किंतु ये तो तय है कि जो वादे हम लोगों ने किए थे, जिस प्रकार से हमने किया था कि 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन होगी, तो मैं आपके टीवी चैनल पे स्वीकार करता हूं कि उसको हम 5100 रुपए तो नहीं करा पाए, लेकिन ये जरूर है कि जब तक चुनाव में जाएंगे, जिस गति से बढ़ रही है लगभग 5100 के आसपास होगी। 75% का हमने लोगों हरियाणा प्रदेश के युवाओं से वादा किया था कि अगर हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो कानून बना करके 75% नौकरियों में अधिकार हरियाणा प्रदेश के युवाओं को देने जा रहे हैं। किसान के खाते में सीधे पैसे जाएंगे। ये जो हमारे चुनावी वादे थे, अब ये कितने पूरे हो पाए हैं ये बीच में लोगों के बीच में जाकर के बताएंगे। लोग कितना विश्वास करते हैं। ठीक, ये बात आपकी अच्छी लगी कि आपने स्वीकार की कुछ चीजें। एक सवाल और लेती हूँ सर आपसे, फिर बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगी। आप लोग इस चीज के लिए तो तैयार नहीं थे कि ये फैसला हो सकता है कि भाई अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। आपके सभी नेता जो हैं वो यही कह रहे थे कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। एक तो ये स्थिति रही, दूसरा आप तैयार नहीं। एक सवाल तो यही हुआ पहला कि दूसरा ये कि अब असहज स्थिति हो गई है, ग्राउंड पर भी जाएंगे जब, और फिर वो एक डर 24 वाला। ये सवाल, अब ये सवाल ये ऐसे है कि सर पीछा छोड़ेंगे नहीं आपका जब तक 24 के चुनाव नहीं होते। देखिए सिद्दीकी जी, मैं एक चीज मानता हूँ कि राजनीति में डर होना चाहिए, लेकिन वो आपके दिल में नहीं होना चाहिए, सामने वाले के दिल में होना चाहिए।
आप कितनी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं। अब देखिए, बिल्कुल हमारी सोच थी, लेकिन सरकार में हिस्सेदार होने के नाते हमारी सोच थी कि हम लोग साथ में चुनाव में जाएंगे, किंतु एक संगठन के तौर पे हमारी सोच ये थी कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को लेकर के चलते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों का साथ तालमेल नहीं बैठा, जितनी सीटें हम चाहते हैं वो नहीं दी, अलग चुनाव लड़ना पड़ा, तो उसकी तैयारियां लेकर के संगठन अपनी तैयारी में लगा हुआ था। हाँ, ये जरूर है कि अचानक से जैसे घोषणा हुई, तो उससे पहले आप देखिए जिस प्रकार से हमने अपने 18 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, हमने नगर पालिकाओं में और कमेटीज में जिस प्रकार से अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, सबसे आगे हम लोग चल रहे हैं। हाँ, चुनाव की बात है, ये भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी इस चुनाव की जननायक जनता पार्टी की पूर्ण रूप से तैयारी है। जो काम हमने किए हैं, जो लोगों को लगता है वो लेकर के लोगों के बीच। चलिए, आपने कहा हाइपोथेटिकल, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल, क्या ये वाकई था या ये शब्द यूज करना पड़ा? क्योंकि माना तो ये जा रहा है कि इस तरह की खबरें बहुत पहले से ही थी, आप लोग समझ गए थे। मैंने तो कई बार आपकी पार्टी के नेताओं से प्लान बी पूछा था, ठीक है अपनी मर्यादाएं होती हैं, वो नहीं कहते कई बार, लेकिन अब जैसे प्रत्याशी आ गए हैं, 24 वाला सवाल आपने थोड़ा सा लटकाया, उस पर जवाब जरूर तैयार रखिएगा। वीरेंद्र नहीं लटकाया नहीं, उसके लिए भविष्य के गर्भ में कुछ क्या है क्या अच्छा, ठीक है, नहीं सर, अभी देखिए, अब इस मंच पे हम सबकी अपनी अपनी बाध्यताएं होती हैं, लेकिन कई बार सोर्सेज भी बता रहे होते हैं कि नहीं, कुछ और बातें भी चल रही हैं, कुछ चीजें तय हैं, थोड़े दिन में साफ हो जाएगा, कोशिशें हो रही हैं, चीजें संभल जाए, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगी। विजेंद्र जी पहले भी हमारे एक कार्यक्रम में जुड़े थे और उन्होंने कहा था बस ये अंतिम सांसें गिन रहा है गठबंधन, और तमाम ऐसे नेता हैं जो ये बातें कहते भी हैं। तो विजेंद्र जी, जब आप लोग जाएंगे इलेक्शन में, अब देखिए निकाय चुनाव, ये बात तो तय है, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुका है जब से इस अलायंस के बिखराव की खबर आई, कम से कम इस इलेक्शन में साथ नहीं जब ये आते हैं, तो आप लोगों को क्या इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? और आपका रोड मैप क्या होगा इलेक्शन में जब आप जाएंगे जनता के बीच में? तो क्या इश्यूज रखेंगे, इनका बिखराव या अपना कोई होगा आपका प्लान? सर हाँ, ये देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी को अलग किया है इन इलेक्शनों के में, और उसके साथ साथ जब कांग्रेस चुनाव से पीछे हट गई है, तो वास्तव में ये चुनाव बड़ा रोचक बन गया है अब। और देखिए, जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बात में पहले बता देता हूं आपको, आज जिस प्रकार से शहरी निकायों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आप किसी भी निगम में जाकर के, पालिका में जाकर के, परिषद में जाकर के आप वहां का हालात यदि देखोगे, तो मैं कहता हूं आज के दिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यदि है तो इस छोटी सरकारों के दफ्तरों में बचा हुआ है। और प्रदेश की जनता बहुत दुखी है, छोटे छोटे कार्यों के लिए भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और बगैर रिश्वतखोरी के काम नहीं हो रहे। सबसे बड़ा मुद्दा आज ये इसमें जमा हुआ। दूसरी बात, जन सुविधाएं जो एक छोटी सरकार की जिम्मेवारी होती है, निकाय सरकार की, चाहे वो गली की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मोटी मोटी ग्रांट आती हैं, ऊपर की ऊपर चली जाती हैं। आपने नोट किया होगा, फरीदाबाद में भी कंप्लेंट आई थी कि 250 करोड़ रुपया आया, कागजों में ही बट गया, ग्राउंड के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। इसी प्रकार से भिवानी में केस दर्ज हुए हैं। इसी प्रकार से रोहतक में स्वयं सरकार के व्यक्ति ने मुख्यमंत्री की स्टेज के ऊपर कहा कि 350 करोड़ रुपए आए, वो कहाँ चले गए। तो अनेकों सारे भ्रष्टाचार यहाँ पर मचे हुए हैं, मोटे लेवल पर हो रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि प्रदेश की जनता जो है इस भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए, जन सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल को आशीर्वाद देने का काम करेगी। दूसरी बात, मैं आगे आता हूँ जीनत जी, हाँ। जिस प्रकार से जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन अलग, और हम अजय गुलिया जी की अभी आवाज सुन रहे थे, कितनी भावुकता के साथ इनके विचार आ रहे थे ऊपर, और कि भाई हम तो लड़ना चाह रहे थे, लेकिन ये हमारा कोई प्री पोल संबंध नहीं था, आफ्टर पोल जो है हमारा संबंध हुआ, इसलिए हमें इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हमारा जो एजेंडा है, हम अपना एजेंडा गिना करके जनता से वोट मांगने का कार्य करेंगे। ये बिल्कुल सही बोला इन्होंने, और इसका विचार मुझे बड़ा अच्छा भी लगा अजय भाई का। अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम इकट्ठा लड़ना चाहते थे, लेकिन सरकार ने हमारे साथ चुनाव लड़ना नहीं चाहा, इसलिए हमारे को अलग कर दिया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करूं मैं और जेजेपी की बात करूं चुनाव के संबंध, आज जेजेपी का भारतीय जनता पार्टी ने आंकलन किया
कि इनका जनाधार खत्म होगा। और मैं तो ये भी कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत इनके नासमझी के कारण इनका एक आधार जो जनता के बीच था खत्म करवाने का काम किया और खत्म करवा करके इनको अलग कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में वैसे प्रसन्न हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस प्रकार से कांग्रेस की राह पर चलते हुए फूट एक चरम पर आ चुकी है सबके सामने उभर करके, तो इनका भी जनता में किसी प्रकार का कोई आधार नहीं बचा हुआ है। जीना जी, यदि मैं आपकी बात करूं, आप जो कह रहे हैं आपके चुनाव पर आ रही है, तो आप पार्टी का आप देख लीजिए किस प्रकार से बड़े बड़े घोटाले इनके भी निकलने शुरू हो गए। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री की कोई कमी मिलती है उसको जेल में ठूस देते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की कमी निकलती है उसको पद्म विभूषण मेडल देने की बात सीएम अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। और अभी मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है उसकी भी फाइलें खुलनी शुरू हो गई हैं। एक और पंजाब में डॉक्टर बलबीर सिंह एमएलए, वो ऑलरेडी रिग्रेस इंप्रिजनमेंट के तहत 3 साल के लिए अंदर जा चुका है। ये नई सरकार थी, इनके घोटाले नहीं आए थे। अब देश की जनता जान चुकी है कि भाई इनसे बचो। आज एक मिनट और जल्दी से सर, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपका ही चैनल देख रहा था, उस पर यह दिखाया गया था कि दिल्ली में एक कमरे के लिए 20 से 25 लाख की ग्रांट जारी की गई है। अरे हैरानी होती है, एक कमरा 25 लाख रुपए में ये तैयार करवाते हैं, 25 लाख की ग्रांट एक कमरे पर निकालते हैं, तो कितना बड़ा घोटाला होगा। तो ये भी सरकार, मैं इस पे रजनीश जी से जवाब लूंगी, उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। मुझे जल्दी से एक सवाल का और जवाब दे दीजिएगा। आपके नेता अभय चौटाला जी कहते हैं कि कांग्रेस ने गलत फैसला लिया है सिंबल पे चुनाव ना लड़ने का, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जेजेपी का सुपड़ा साफ होगा। दोनों ही स्टेटमेंट में इंडियन नेशनल लोकदल अपने आप को कहां पे देख रही है? देखिए, जहां तक के बिल्कुल गलत फैसला है। केवल अभय सिंह जी ने, कांग्रेस के आधे से ज्यादा नेताओं ने इसकी निंदा की है, चाहे कैप्टन अजय यादव जी हैं और चाहे कुमारी शैलजा जी हैं, चाहे किरण चौधरी जी है। इन्होंने सभी ने स्पष्ट रूप से स्टेटमेंट दिया है कि हमें सिंबल से नहीं भागना चाहिए था। जीनत जी, एक बड़ी विचारणीय बात है। आज क्या हो गया हमारी कांग्रेस पार्टी को, जो देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है। आज यहाँ ये कहते हैं कि हमारे अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, इसलिए सभी को बोलने का अधिकार है, इसलिए फूट बनी है। अगर ये आंतरिक लोकतंत्र है तो 28 एमएलए को कैद करके रायपुर क्यों ले जाया जा रहा है? प्रशिक्षण हमने वो खबरें भी दिखाई है, विधायकों को भी सुनाया है, कोई रामायण पाठ करने जा रहा है, कोई सर प्रशिक्षण और चिंतन शिविर है वो उसमें जा रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई उदयपुर के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है रायपुर में, और अभी उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। तो मैं इस पे गर्ग जी से जवाब लूंगी। इतना चिंतन मनन आपके चैनल, ठीक है सर, वो चिंतन मनन जो ये कर रहे हैं, रामायण साथ लेकर के जा रहा हूँ, रामायण पाठ, वो रामायण पाठ करेंगे सर। अब फिर उसमें नहीं, उसमें फिर एक और सवाल है कि रामायण पाठ करेंगे, फिर राम जी की बात करेंगे, तो फिर वोट किधर करेंगे? अब राम जी की जब बात होती है तो फिर कौन सी पार्टी का जिक्र ज्यादा होता है? तो ये सब समझेंगे सर, ये सब। आप बड़ी बुद्धिमान हो, आप पकड़ की मैं क्या कहना चाह रहा था। नहीं, मैं तो सर समझती हूँ, मुझे तो इनके अंदर के भी नंबर सारे मालूम है, वो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अब रामायण पाठ में तो हमें पता है कि देश में क्या चल रहा है इस वक्त, ठीक है। रजनीश जी, आपने थोड़ा सा इंतजार किया, लेकिन आरोपों की बौछार आपके ऊपर आ गई। हाल के दिनों में जिस तरह से आम आदमी पार्टी कटघरे में है, आप लोग 2 राज्य में हैं और दोनों ही जगहों पर इस वक्त सिर्फ कट्टर ईमानदार और उतना ही भ्रष्टाचार, दोनों शब्द खूब सुनाई दे रहे हैं। उस सूरत में आप कैसे हरियाणा में अपने आप को स्थापित करेंगे? क्या रोड मैप लेकर आप निकाय चुनाव लड़ेंगे? जीनत जी, पहले तो मैं विजेंद्र रेड्डी जी की बात का जवाब देती हूँ। पंजाब में हमारे स्वास्थ्य मंत्री का किसी भी कोई, आप ये कह सकते हो, कोई मीडिया को नहीं पता था, कोई अपोजिशन को नहीं पता था। हमारे भगवंत मान जी ने खुद से ही उनके जो भ्रष्टाचार का था, अगर वो चाहते तो उसको, उस मुद्दे को दबा सकते थे और अंदर ही अंदर उस मैटर को सेटल आउट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस सरकार है। आरोप लगाना बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, इन सबका काम है। तो आप देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जो भगवंत मान जी ने खुद से हमारे मंत्री को, जो स्वास्थ्य मंत्री थे, जेल भी पहुंचाया और उनको बर्खास्त भी किया। और मैं जवाब देती हूँ सत्येंद्र जैन जी के बारे में। सत्येंद्र जैन जी हमारे बहुत ईमानदार नेता हैं, उनको पहले भी कोर्ट से बरी हो चुके हैं। अभी हिमाचल में चुनाव आने वाले हैं और उनको हिमाचल का प्रभारी बना दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ ये उनको रोकने का तरीका है और कुछ नहीं है। इसी तरह मनीष सिसोदिया जी भी
आप देखिएगा सभी आरोपों से बरी होकर निकलेंगे। और इन सरकारों ने तो, बीजेपी सरकार ने तो हमारे जो पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी को भी कई बार घेरने की कोशिश की, लेकिन उनके कुछ नहीं निकला, सिर्फ मफलरों के सिवा। ठीक है, आपने अपनी बात रखी और मैंने बड़े इत्मीनान से सुना। और अभी देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप पंजाब में बिना इन्वेस्टिगेशन और बिना किसी चीज के सीधा अंदर करते हैं, यानी कि आपने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया हम कट्टर ईमानदार हैं, तो सत्येंद्र जैन जी के प्रकरण में आपको क्लीन चिट देने की या पद्म विभूषण देने जैसे स्टेटमेंट की क्यों जरूरत आन पड़ी? आप फेयर कहते ठीक है, इंक्वायरी कीजिए, ईडी का मामला है ना, चलिए इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। मैं आपको 22 जनवरी 2022 मैं आपको डेट के साथ बताती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुझे अंदेशा है पंजाब इलेक्शन से पहले हमारे नेता सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं आपको डेट के साथ बता रही हूँ, जनवरी 2022 की बात बता रही हूँ। सेम आज उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के लिए भी बोला। ये क्या माहौल बनाने वाली पॉलिटिक्स नहीं करते हैं आप लोग? अगर कोई एलिगेशन है, अच्छा सुनिए ना एक मिनट मैम, अगर कोई एलिगेशन है तो आप कट्टर ईमानदार हैं तो फेयर इंक्वायरी, आप कहिए ठीक है आइए वेलकम है, कर लीजिए इन्वेस्टिगेट, आपको जो भी करना है। आपके नेता आप क्लीन चिट दे सकते हैं, लेकिन पब्लिक फोरम में इसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी वही मैंने बताया है कि सीबीआई की तरफ से भी कई बार हमारे अरविंद केजरीवाल जी की इंक्वायरी हुई, लेकिन उनको क्लीन चिट मिली है। इसी तरह सत्येंद्र जैन जी को भी कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। तो हम ये क्लीन चिट अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, क्लीन चिट तो बाद में जनता देगी, बाद में ईडी देगी और बाद में कोर्ट्स देंगी। ये सारी चीज प्रूव होने वाली है, क्योंकि जिन नेताओं के बारे में हमें बिल्कुल इतना भरोसा है, पूरा विश्वास है कि वो कहीं से भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो हमें पता है कि जो क्लीन चिट बाद में मिलने वाले है वो हम पहले ही दे रहे हैं। ये तो मतलब आप ये मान लीजिए कि अपने आप में सर्वशक्तिमान वाली फीलिंग लेने वाली बात हो गई। सर्वशक्तिमान वाली नहीं, आप देखिए ये आपको मैं ठीक है सुनिए ना, ये बात आपका काडर सुन के खुश हो सकता है जो आपके कार्यकर्ता हैं कि ठीक है भाई हमारे बड़े नेता कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन ये कहना कि मुझे खबर है कि अब मनीष सिसोदिया जी को भी चेक किया जाएगा, पहले सत्येंद्र जैन जी को लेके, तो एक तरफ तो आप कार्रवाई कर देते हैं और इधर आप जो है रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोज एलिगेशन लगा रहे हैं, तो ये डबल चीजें हो गई ना। वो आपको एक स्टैंड रखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा मैंने आपसे हाँ ठीक है हाँ, और दूसरा मैंने आपसे मैम रोड मैप पूछा था, आप निकाय चुनाव के लिए जब हरियाणा में आ रहे हैं तो क्या इश्यूज हैं आपके पास, आपको जनता क्यों वोट करे वो तो बताइए आप। बिल्कुल, हमें जनता इसलिए वोट करेगी कि आप ये देखिए पूरे हरियाणा में जो जन सुविधाएं हैं, जो जनता की मूलभूत जरूरतें हैं, उनका बिल्कुल अभाव है। यहाँ पे सड़कें नहीं है, सड़कों के नाम पे गड्ढे हैं, आवारा पशु, सबसे पहला मुद्दा तो सड़कों का ही है। सड़कें इतनी टूट चुकी है पूरे हरियाणा में, आप कहीं भी देखिए गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ, पूरे हरियाणा में आवारा पशुओं का इतना बुरा हाल है। क्या बस सरकार आवारा पशुओं को मैनेज नहीं कर सकती? गौशालाएं बनाई गई है, लेकिन क्या करते हैं, आवारा पशुओं को पकड़ा जाता है और दोबारा से एक एरिया से पकड़ के दूसरे एरिया में छोड़ दिया जाता है। अगर ये चाहे तो सरकार इस चीज को मैनेज कर सकती है। अधिकारियों की जो गौशाला में होते हैं उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। और आप उसके बाद मुद्दा है ये सीवरेज का, पानी की निकासी का लगाइए। पानी की निकासी पूरे हरियाणा में कहीं भी ठीक ढंग से सुचारू रूप से है नहीं। बरसात होते ही नदियों की तरह यहाँ पानी बहना शुरू हो जाता है, सीवरेज रुक जाते हैं। और चौथा मुद्दा देखिए आप, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे घोटाले हो रहे हैं। जिस कंपनी को इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी बनाने का ठेका दिया था, वो कंपनी ने भगवान जाने किस कारण से सबकी प्रॉपर्टी आईडी गलत बनाई है। और बस प्रॉपर्टी आईडी तो क्या गलत बनी, सारे अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने का मौका मिल गया। जनता को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, अधिकारियों के पास जाते हैं तो उस प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे पैसा वसूला जाता है। तो हमारा रोड मैप यही रहेगा, जो जनता जिन कारणों से परेशान है, चाहे वो सड़क के मुद्दे हों, चाहे वो सीवरेज के मुद्दे हों, प्रॉपर्टी आईडी हो, और जनता को जो अपनी जरूरतों के लिए नगर पालिका में लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, हम सारा उनको निजात दिलाएंगे। और शहरों को हम जो आवारा पशु हैं उनके लिए पूरा प्रबंध करेंगे। ठीक है, तो यही हमारी तो आप लोगों के शुरुआती कमेंट्स पूरे मैंने सुने। आप गर्ग साहब, आप तो शहर की सरकार से डर गए, आपको लगा कि भाई जनता के बीच क्या कह के जाएंगे, क्योंकि आप एक तरफ तो कहते हैं कि भाई प्रदेश में जो सरकार है वो करप्ट है, लेकिन उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, हर मुद्दे पर फेल है, लेकिन फिर भी आप सिंबल पे नहीं लड़ पाते हैं। तो यहाँ पर तो नंबर स्कोर बीजेपी ही कर जाती है एक तरह से, आप गुटबाजी से ऊपर आ नहीं पाते हैं। राकेश गर्ग जी, शायद सिग्नल फ्रीज हो गया, एक बार देखिएगा।
हाँ, उसे हम करेक्ट करते हैं। अजय गुलिया जी, तब तक आप जवाब दे दीजिएगा। सर, सवाल तो फिर आपका भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। रेणु जी ने जो बात कही है उस पर आप जवाब दीजिएगा जरा। देखिए, मैं जीनत जी, मैं चाहूंगा एक बार रेणु जी की बात आप दोहरा दें ताकि उनकी बात यही है। देखिए, साफ तौर पर सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रश्न चिन्ह तो सबसे पहले आपके अलायंस पर, प्री पोल नहीं था, लेकिन इजाजत आप लोगों ने अपनी चॉइस से पोस्ट पोल किया नतीजों के बाद। लेकिन आज जब आप जनता की अदालत में जाएंगे तो फिर जनता पूछेगी ना, हमने तो आपको इस चीज के लिए वोट नहीं किया था, और अब तो आपके भविष्य को लेकर वो चिंतित भी हैं। देखिए जीनत जी, बिल्कुल जनता का अधिकार बनता है कि सवाल पूछे। वो अथॉरिटी कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लोगों ने 10 विधायक की अथॉरिटी हमें दी थी तो हमारा दायित्व भी बनता है कि जवाबदेही जनता के प्रति जो है वो हमारी है। लोग पूछेंगे, बिल्कुल इस बात का स्पष्ट रूप से जवाब देंगे कि देखिए, चुनाव के बाद मैंडेट ऐसा आया, हरियाणा विधानसभा की तस्वीर ऐसी बनी कि हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि जो हमारे वादे थे 75% युवाओं को रोजगार में अधिकार, या किसान के खाते में सीधा पैसा जाना, या 5100 रुपए पेंशन, हमने कहा जो भी इन सब चीजों को पूरा करेगा हम उसकी सरकार हरियाणा प्रदेश में बनवाने का काम करेंगे। हमारे 10 विधायक उसी को समर्थन देंगे जो ये चीजें पूरी करेगा, क्योंकि ये वादे हम लोगों के बीच में करके आए हैं। अब कितना पूरा कर पाए हैं ये तो लोग तय करेंगे, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, अगर कोई मेरे खिलाफ भी है तो मैं उसके साथ हूं, क्योंकि लोकतंत्र उसको मेरी खिलाफत करने की इजाजत देता है। एक कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि ये तो भाईचारे का चुनाव। कौन सा चुनाव भाईचारे का नहीं? क्या विधानसभा का चुनाव भाईचारे का नहीं है? विधानसभा चुनाव में जो लड़ते हैं क्या वो हमारे दुश्मन होते हैं? क्या वो पाकिस्तान से आते हैं? वो भी हमारे ही भाई है। जो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं वो भी हमारे भाई है। ये तो तय, डेमोक्रेसी में तय तो लोग करेंगे कि कौन जीतेगा। हम अपनी बात कह सकते हैं, जो हमने काम किया वो लेकर के लोगों के बीच में जा सकते हैं। तय तो लोगों ने करना है, और यही एक अच्छी और ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी यही है। अजय भाई, आपने कहा था कि हम गद्दी पर बैठते ही, चंडीगढ़ जाते ही 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन लागू करेंगे। क्या वो आप कर पाए? आपने सिर्फ 250 रुपए पर ईयर के हिसाब से किया। और तो और आपकी बात के साथ साथ मैं बीजेपी की भी बात करता हूँ। बीजेपी ने 3100 की घोषणा करी थी जनसंकल्प पत्र में, और आपने जन सेवा पत्र मेरे पास सामने रखा हुआ है, मैंने नोट किए हुए हैं वो चीजें। बीजेपी ने 3100 की घोषणा कर रखी थी, आपने 5100 की घोषणा कर रखी थी। और क्या आप लोगों ने जनता को बेवकूफ समझ रखा है? आप 250 रुपए पर ईयर करते हो, आप कम से कम 3100 ही कर लेते। आपने तो 250 रुपए पर ईयर पर डाल दिया। ये जो लॉस बुजुर्गों को हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? दूसरी बात अजय भाई, जो आप 75% रिजर्वेशन की बात करते हो, वो कहाँ लागू हुआ, कितना हुआ, कितने लोगों को इसके तहत आपने रोजगार देने का काम करा है? अब जब आप जनता के बीच में जाएंगे सभी में तो ये जनता आपको जवाब मांगेगी। और एक और बात, आपको जो वोट दिया था जनता ने वो बीजेपी के खिलाफ दिया था कि भाई बीजेपी से पिछड़ा चुकवा देना हमारा, हम इसलिए आपको बना रहे हैं। लेकिन आपने बीजेपी की जड़ें और मजबूत करना। रेणु जी, एक सवाल मैं आप शायद इस पर आप मुझे सही जवाब दे दें। आप एक चीज बताएंगे, हालांकि इस पर जवाब मैं उनसे भी लूंगी, गुलिया जी से भी। कहीं ना कहीं शहर की पार्टी बीजेपी को कहा जाता है, गांव में जेजेपी कुछ जगहों पर, और पिछले कुछ नतीजों का भी जिक्र होता है बार बार, कहीं पर कमजोर रह गई जेजेपी या कहीं पर बीजेपी। इसका नुकसान होने वाला है और ये चीज भांप ली गई थी। किसान आंदोलन का माना जाता है कि जेजेपी को ज्यादा नुकसान हुआ। कई जगहों पे हमने जेजेपी के नेताओं का विरोध देखा, और उस दौरान दोनों साथ में थे तो बड़ी असहज स्थिति थी, जा नहीं पाते थे किसानों के बीच में, और ये इनको नुकसान कर गया, और शायद ये नुकसान होने वाला है, ये माना जा रहा है। ऐसा ये मैं चाहूंगी आप डिटेल में इस पर बताएं। हाँ बिल्कुल जी, जब किसान आंदोलन अपने चरम पर था और इन्होंने एक हिसार में एक चौधरी देवीलाल के नाम से अस्थायी हॉस्पिटल कोविड के लिए बनाया था, उसका उद्घाटन करने के लिए हमारे डिप्टी सीएम साहब आए थे, और उस टाइम किसानों ने जबरदस्त विरोध किया था कि ना। तो उस टाइम मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि तुम्हारे को बीजेपी फंसा रही है, जेजेपी को, और जेजेपी को चंडीगढ़ से अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, जनता के बीच में नहीं जाना चाहिए। आज किसान वर्ग कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नाराज है तो वो जेजेपी पार्टी है, क्योंकि किसानों ने ही जेजेपी को आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन ये बीजेपी की ऐसी चालों में फंसे
कि उस आंदोलन में भी की अगुवाई भी सरकार की तरफ से इन्होंने की, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा इनको भुगतना पड़ेगा। कितनी बार डिप्टी सीएम साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये उग्रवादी हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, ये आतंकवादी हैं, ये किसान नहीं है। इन्होंने स्वयं दुष्यंत जी के, अजय सिंह चौटाला जी के भी ये बयान है जिन्होंने किसानों को उग्रवादी और आतंकवादी कहने का काम किया। इनका ग्रामीण एरिया में जन आधार को समाप्त कर दिया, अब शहर में पहले ही कम था, ऊपर से चुनाव आ गए हैं। और बीजेपी कहीं ना कहीं, ये बात बिल्कुल आपके चैनल पर मैं मानता हूं, बीजेपी अपने आप को शहरी पार्टी कहती है, तो बीजेपी क्यों चाहेगी कि जेजेपी को शहर में अपने हाथों से क्यों घुसाने का काम करेगी वो? इसलिए शहरों में इनको अलग कर दिया। कहीं ना कहीं देखिए फिर एक दूसरी बात भी आती है सर, दूसरी एक और बात, क्योंकि मुझे ये चीज अच्छी लग रही है कि आप खुलकर बात कर रहे हैं। मैं उनके पास भी जाऊंगी अभी, वंदना जी जो हैं उनसे भी बात करूंगी। लेकिन एक चीज सर, एक राजनीतिक, एक राष्ट्रीय दल है, उसको जरूरत थी, उसने आपके साथ अलायंस किया, उसने पैरेलली अपने आप को मजबूत किया जहां पर वो कमजोर थी। ये उसका अधिकार है कि नहीं? हाँ, ये उसका अधिकार है और वो अकेले लड़ सकती है और ये कोई अपराध नहीं है और वो अपने लिए फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल जीनत जी, भारतीय जनता पार्टी ने यही कहा। एक दिन डिबेट में मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मगरमच्छ है और ये जेजेपी एक मछली के समान इसको ये समझती है। बड़ी पार्टियां छोटी मछलियों को खा जाती है, लेकिन कुछ पार्टियां तो पका करके खाती हैं। इन्होंने तो कच्चा ही खा लिया, 5 साल भी पूरे नहीं होने दिए। कम से कम एक टेनोर पूरा कर लेते तो पक जाते, वो पकने भी नहीं दिया, पकने से पहले कच्चा ही खाने गुलिया साहब, ठीक है सर। और अच्छा, बात पूरी कीजिए। हाँ, जवाब दूंगी, बोलिए आप। मैं जवाब दूंगी। हाँ ठीक है, अब स्टेटमेंट पूरा कीजिए सर, आपकी बात आधी रह गई थी। रेणु जी बात पूरी कीजिए। इन्होंने तो कच्चा ही खा लिया और ये राजनीति का तो धर्म है भाई, अब जिसको खाया जा सके खा लो, और खाएंगे फंसा करके। पहले भारतीय जनता पार्टी ने, और एक और बात जी नजी, देखिए कितने शर्म की बात इन्होंने की थी। इन्होंने स्वयं जाकर के दिल्ली अमित शाह के पास जाकर के समर्थन देने की घोषणा की थी। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं समझती कि इनकी मजबूरी है? और जिस प्रकार से मुख्य महकमे डिप्टी सीएम को इन्होंने दे रखे हैं, तो ये क्या समझते हैं कि इनको उपहार में मिले हुए हैं या गिफ्ट के रूप में दे रखे? लेकिन हम फिर तो दोनों चीजें हैं ना सर, सभी ने तो अपनी महत्वाकांक्षाओं की राजनीति की ना, फिर हम उसमें बीजेपी को कसूरवार क्यों करें? कहीं बीजेपी को ही कटघरे में क्यों खड़ा करें, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं मानता। ये राजनीतिक धर्म है इनका, कि इनको खत्म करना और अपने आप को और सबसे बड़ी बात ये, हाँ आप जवाब दीजिएगा। और यही राजनीति में होता है भाई, क्षेत्रीय दलों के सहयोग की जरूरत पड़ती है राष्ट्रीय पार्टियों को, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां अपने लिए काम करती हैं। अब कांग्रेस नहीं उभर पा रही, मैं उसका जवाब मांग रही हूँ, गर्ग जी से वो नहीं दे रहे। आप अपना काउंटर कर लीजिए वंदना जी प्लीज। सबसे पहले तो मुझे बहुत बड़ा ऐतराज है जो इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मगरमच्छ है, तो उस हिसाब से आप भेड़ी हुए कि आप जनता को भी खा कंसर्न है जेजेपी के लिए, वो मैं मानती हूँ, अपने कंसर्न को दिखाइए, लेकिन यहाँ पर बैठकर आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। आपको ये शोभा भी नहीं देता कि आप अगर इस तरह की बात करें, इसने इसको ऐसे खा लिया, कच्चा खा लिया, पका के खा लिया, मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? बोलेंगे आपको 20 मिनट मिले हैं पूरे में, आप काउंट करके चलिए, आपको पूरे 20 मिनट मिले, ये कोई तरीका नहीं है। अब आप मैंने टाइम की लड़ाई तो कभी खत्म नहीं हुई। अभी प्लीज टाइम वेस्ट ना करें। हाँ बोलिए, आप बोलिए सब प्लीज, हाँ बीच में मत किसी को डिस्टर्ब कीजिए। हाँ बोलिए आप वंदना जी। जननायक जनता दल से आपको उनसे प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपसे अलग हो गए, वो आपकी तकलीफ हो सकती है, लेकिन तकलीफ दिखाइए, 10 बार दिखाइए। हर बार चैनल में हमने देखा है, हमने सब देखा है कि आप किस तरह से आपका जननायक जनता दल की तरफ बहता है, रखिए, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति की तरह आपका बिहेव होना चाहिए। आपने अभी एक स्टेटमेंट भी दिया, आपने कहा कि सरकार ने लड़ना नहीं चाहा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सरकार और संगठन दोनों चीजें अलग है। हमारा अलायंस है वो टूटा नहीं है, वो हमारा अलायंस गठबंधन अभी भी सरकार पूर्ण रूप से बढ़िया ढंग से चल रही है। हमारा संगठन निर्णय लेता है कि निकाय चुनाव हम अलग लड़ेंगे, तो इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। आप 1000 बार कह दीजिए कि बिखर गया, आपके कहने से तो कुछ नहीं होता। अभी पहले भी बहुत सारी बातें बोलते थे कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि आप ये भी भविष्य जान लेते कि आपका एक प्रवक्ता, एक यहाँ पर विधायक क्यों चुनकर आया, बाकी क्यों नहीं चुनकर आया, वो भी आपको जान लेना चाहिए कि आपने ऐसे क्या काम किए थे जिसकी वजह से सिर्फ एक विधायक है।
और आप यहाँ पर निकाय चुनाव में लड़ने की बात कर रहे हैं, तो आपकी जो कंडीशन है सबको मालूम है। अभी आपसे एक चीज और कही, आपने कहा कि छोटे छोटे कामों के लिए जनता को इंतजार करना पड़ता है, हर एक चीज को आपने डिजिटलाइज कर लिया। अब आपके लिए मैं कुछ और करूँ तो मुझे लगता है आप पे इतना टाइम वेस्ट करना मैं ज्यादा वाजिब नहीं समझती हूँ। मेरे को हर एक प्रवक्ता का जवाब देना है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, भ्रष्टाचार पे बात कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे से बदला लिया जा रहा है, जानबूझ के पकड़ा जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन लोकपाल होने वाले थे ना, बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे हम लोकपाल लाएंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक नाम बताना चाहूंगी, आसिफ अहमद खान ने बिल्डर से 6 लाख रुपए लेकर वो पकड़े गए थे। ये अभी पंजाब के आपके स्वास्थ्य मंत्री, ये आपके दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, ये जो आपके मंत्री बार पकड़ में आ रहे हैं, ये क्या दिखाता है कि पकड़े जाने पर आप अपने विधायकों के साथ नहीं है, वैसे जो मर्जी कर लो। अगर पकड़े नहीं सकते हो तो आप बोल दो कि जी हमने एक्शन लिया। अरे पकड़े गए थे वो, आपने एक्शन लिया, ऐसे एक्शन नहीं, वो जो पकड़ा गया है आप उसके साथ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये लोकपाल की बात आप कर रहे थे, वो कहाँ गया, मुझे उसका जवाब दीजिएगा। और राज्यसभा में जो ये आरोप लगाए गए थे कि पैसे लेकर टिकटें बेची गई हैं, ये किसने आरोप लगाए थे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने? बाकी मेहमानों को दिखाएगा एक फिर ईडी। एक्चुअली में वंदना जी, ईडी की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं दरअसल ना, टाइमिंग पर। मामला आज का नहीं है। अगर आपने सत्येंद्र जैन के केस की पूरी स्टडी की हो, पूरी हिस्ट्री पढ़ी होगी, वो आज का मामला नहीं है। एक डमी कंपनीज, मैं कागजी कंपनी बोलती हूँ, शेल कंपनीज, जिसके जो अभी मीडिया में वर्ड यूज हो रहा है, शेल कंपनी, कागजी कंपनी कहते हैं उन्हें। अब कैसे वो पैसे आए, कैसे वहां इन्वेस्ट हुए, वो मामला आज का थोड़ी है। लेकिन आप अगर ईडी आज एक्टिव होती है, ये वाली बात आती है, तो सवाल उठ जाते हैं। अब वो इसीलिए वो काउंटर करते हैं कि हिमाचल इलेक्शन नजर आ गए थे क्योंकि वो प्रभारी हैं, तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया। अब निकाय चुनाव है, दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन फंसे हुए हैं, ये देश तो 24 घंटे 365 दिन इलेक्शन मोड में रहता है, ये भी उतना ही बड़ा सच है। आंसर यहाँ पर दे दिया। पंजाब इलेक्शन पहले होता है तब भी ये प्रश्न उठा, आगे और इलेक्शन आएंगे तब भी प्रश्न उठेगा। मुझे लगता है जो हमारी संस्थाएं हैं उन पर हमें विश्वास रखना चाहिए। मैं एक नेशनल चैनल पर, आपका भी नेशनल चैनल है, एक और नेशनल चैनल है, उस पर डिबेट को देख रही थी, और उसपे इनके जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि हमें सीबीआई ने जो रिपोर्ट दी उस पर तो हमें विश्वास है, ईडी पर विश्वास नहीं है। एक संस्था पर आप विश्वास करते हैं, ये केजरीवाल ने खुद कहा, और एक संस्था पर आप विश्वास नहीं करते हैं, तो आपको विश्वास रखना चाहिए। आप देखिए तो सही कि क्या निकाल कर लेकर आते हैं। आप पहले से ही आप चीज चुन देते हैं। आप जाके मंत्री को तो यूं दिखाने के लिए, क्योंकि वो पकड़े गए 1% का जो उन्होंने कमीशन लिया था, तब तो आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको स्टैंड तो लेना चाहिए था कि हाँ हम अपनी संस्थाओं में विश्वास रखते हैं, लेकिन वो विश्वास, इसका जवाब रजनीश जी दे देंगी। लेकिन आप मुझे अब एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आपने रेड्डी जी को जरूर काउंटर कर दिया, आप लोग 24 में साथ आ रहे हैं दोनों? देखिए, मुझे लगता है कि ये आपका जो प्रश्न है, ये आपका एक प्रश्न प्रवक्ता है, ये निर्णय लेने का काम नेताओं का है, और जो भी होगा निर्णय आपके सामने आएगा। ठीक, ये आपने बिल्कुल साफ बात कही है। रेणु जी जल्दी बोल लीजिएगा, क्योंकि नहीं, ये मुझे अच्छी चीज लगी। हाँ ठीक है, हाँ ये बात अच्छी है, जो चीज हमारे दायरे में नहीं, क्योंकि ये सवाल अब होगा क्या ना, ये सवाल बार बार पूछा जाएगा। और देखिए अब निकाय चुनाव हो जाए एक बार, और उसके जो नतीजे आएंगे तो उससे तो वैसे ही साफ हो जाएगा, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि स्क्रिप्ट तो 2024 की ही है। रेणु जी जल्दी से अपनी बात कीजिएगा, गर्ग जी जुड़ गए लंबे समय से इंतजार। अच्छा जल्दी से एक सेकंड आप बोल दीजिए। रेणु जी एक बहुत पहले ये कह दिया था कि मिनट रेणु जी प्लीज एक बार वंदना जी अपनी बात पूरी कर ले, किसी की बात रह जाती है तो वो ठीक नहीं लगता। निकाय चुनाव का परिणाम आने के फौरन बाद 2-4 महीने के अंदर ये गठबंधन खत्म हो जाएगा, और 2024 से पहले तो गारंटी है कि गठबंधन नहीं रहेगा। आप दोनों की आवाज नहीं जा पा रही है, आप दोनों ही नहीं रुकना चाहते। हमारी रेणु जी एक सेकंड, रेणु जी प्लीज एक सेकंड। रेणु जी इतना भी सब्र नहीं है नहीं सब वो शायद सुन नहीं पा रहे होंगे। लेकिन जी मैं ये कहना चाह रही हूँ, अच्छा ठीक है वंदना जी आप जवाब दीजिए, उन्हें बात पूरी कर लेंगे, शायद उनके पास आवाज नहीं जा पा रही। पृष्ठभूमि में से और सेमी अर्बन पृष्ठभूमि से चुनकर आए हैं। आप यहाँ पे शहरी कैसे कह सकते हैं? हम तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे 40 विधायक ग्रामीण सेमी अर्बन विधानसभा में
चुनकर आए हैं। चलिए, तो ठीक है। ये इस तरह का लोग आना बिल्कुल गलत है। ठीक है चलिए, रेणु जी की बात तो खैर साफ नहीं हो पाई। गर्ग साहब जुड़ गए हैं। हाँ गर्ग जी, देखिए आप भी प्रोग्राम में आपका सिग्नल फ्रीज हो जाता है सर। इलेक्शन भी फंसा पड़ा, उधर राज्यसभा, इधर निकाय चुनाव, शहर की सरकार में भी दिक्कतें हो रही हैं, सिंबल पे नहीं लड़ रहे हैं, एकजुट नहीं है, नेताओं के अलग अलग डायरेक्शंस में हैं स्टेटमेंट। कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है सर, क्या हो गया है? मुझे लगता है कि आपको सवाल पूछना चाहिए और आप बेहतर एक सवाल पूछे ताकि मैं उसका एक बेहतर जवाब। मैंने तो आपसे शुरू से सवाल पूछा है सर, और मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ये गुटबाजी से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी कब एक साथ लड़ेगी? मैं तो आपसे शुरू से पूछ रही हूँ। आप अगर इधर उधर भागेंगे सर तो मैं तो खैर आपको नहीं जाने दूंगी ना। आप नहीं, कोई इधर उधर नहीं भाग रहा है और भागने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखिए, चौधरी उदय भान जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो दो काम हो रहे हैं। आप सवाल कर लीजिए और फिर मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मैं नहीं बोल रही, वो वंदना जी प्लीज बीच में प्लीज कोई ना बोले, आप बोलिए। और हाँ निवेदन है, हम बड़े चैनल पे कर और अपनी अपनी पार्टी का स्टैंड रख रहे हैं, तो धैर्य के साथ हम एक दूसरे की बात को सुने ताकि जो जनता हमारे को सुन रही है वो हमारी बातों को समझ भी पाए। तो एक दूसरे की बात में हम इंटरफेरेंस ना करें तो ज्यादा बेहतर। अच्छा, आप शायद गुस्सा हो रहे हैं किसी बात से, आपका सवाल खूल होके भी आप अपनी बात रख सकते हैं। आप ये देखिए, जब से चौधरी उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, एक तरफ तो हमारे नेता प्रतिपक्ष विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत प्रदेश के हर जिले के अंदर आम जनता की समस्याओं की आवाज उठा रहे हैं और सारे के सारी पार्टी मिलकर उस प्रोग्राम को देख रही है। हरियाणा के जनता की हितों की आवाज उठाई जा रही है। दूसरी बात, जब अब ये निकाय चुनाव का मामला आया, राज्यसभा की सीट का मामला आया, आप ये देखिए कि चंडीगढ़ के अंदर हमारे तमाम विधायक इकट्ठे हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर तमाम विधायक इकट्ठे हो रहे हैं, सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं, सबके पक्ष जाने जा रहे हैं और जो फैसला पार्टी फोरम पे होना चाहिए उस फैसले को पार्टी फोरम पे किया जा रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जो मीडिया के अंदर बार बार गुटबाजी को लेकर खबरें आ रही हैं, आप ये मुझे बताइए कि हमारे 31 विधायक हैं, 30 विधायक आपको हर जगह हर वक्त साथ दिखाई देते हैं। मुझे कोई एक एपिसोड बताइए जहां चलिए नहीं आ रहे। मैं तो आपको सर एपिसोड कह रहे हैं, मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंटरी फिल्म दिखा दूंगी सर, ऐसी क्या बात है? सुनिएगा, आपको मालूम है कितने सर, सुनिएगा, आपने अपनी बात रखी और आप जो बात मीडिया और मीडिया में खबरें, अगर आप बयान नहीं देंगे तो हमें कहां से खबर होगी सर? आपके हुड्डा साहब नहीं गए हैं विधायकों के साथ, क्यों नहीं गए हैं? किरण चौधरी नहीं गई हैं, क्यों नहीं गई हैं? आपकी पार्टी का एक विधायक शिमला में जन्मदिन मना रहा है सर, कुलदीप बिश्नोई नहीं गए हैं। आप लोग स्वीकार नहीं करते, समस्या ये है। आप एक बात के लिए ठीक, आप सुनिए ना, आप उत्तर भी सुनिए साथ साथ। आप एक बात की खातिर जमा रखिए, आज महज 2 तारीख है और राज्यसभा के चुनाव होने के अंदर अभी पूरे 7 दिन शेष है। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के भाईचारे को जो तोड़ने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, विधायकों को खरीदने की एक परंपरा जो पुनः राज्यसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है, जो एक खुली मंडी विधायक की अब लगाई जाएगी पूरे प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा के प्रदेश का नाम जो अब उछाला जाएगा, ये भाजपा राजनीतिक मकसद से ठीक नहीं कर रही है। ये बात है कि 2024 तो आप मानते हैं ना, आपको डर है ना? ये कहा गया सर, देखिए ये कहा गया कि हुड्डा साहब, कांग्रेस पार्टी हारी है, हुड्डा साहब जीते हैं, उनके एमएलए जीते हैं। आज वही हुड्डा साहब क्यों डरे हुए अपने विधायकों को लेके? है ना डर, इसे स्वीकार कीजिए ना। नंबर 7 से चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी को अलग अलग समझते हैं। आज अगर हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा के अंदर। आप उत्तर को पूरा सुनिए, आप भी थोड़ा धैर्य के साथ उत्तर को पूरा सुनिए ताकि मुझे भी अपनी पूरी बात रखने का समय मिल सके। आप ये देखिए कि 1 हफ्ते का अभी समय शेष है और ये खातिर जमा रखिए और ये शब्द जमा रखिए कि 1 हफ्ते के अंदर एक हफ्ते का समय है। और वंदना जी प्लीज 1 सेकंड उनकी बात पूरी होने दीजिए। एक तो वो फ्रीज हो गया था सिग्नल, वो वैसे भी नहीं। सुनिए सर, 1 हफ्ते 10 तारीख की वोटिंग है, ठीक है? आपको इतना पहले ही अपने विधायकों को जाके सैर सपाटा कराना पड़ रहा है। मैं तो वो शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगी, बाड़ेबंदी या नजरबंदी, ऐसे शब्द भी इस्तेमाल किए हैं बाकी के नेताओं ने, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन संभालने पड़ रहे हैं विधायक। आप बताइए, रामायण लेके गए आपके विधायक में, हम सुना रहे थे अपने चैनल पे, वो बोलते हैं कि मैं देखूंगा कितने दिन रुकना, उस हिसाब से पाठ करूंगा। आप मुझे बताइए, रामायण ले जाना इस देश में गुनाह है? सर
इस देश में आपका जो सवाल है, मुझे ये बताइए, रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ अगर सर ये इमोशनल कार्ड, सर ये इमोशनल कार्ड और ये धार्मिक कार्ड आप ना खेलें यहाँ पर। सुनिए सर, ये रोज का होता है नेताओं का, ये धार्मिक इमोशनल कार्ड आप ना खेलिए। और यहाँ पे कोई रामायण, सर ये रामायण का अपमान नहीं हो रहा है, इसे आप ऐसे ना जोड़ें। आपने अपने नेताओं के बैग नहीं देखे हैं, ट्रॉली बैग हमने देखे हैं। एक एक तस्वीर सबसे पहले दिखाइए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि गुटबाजी से ऊपर उठकर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, क्या वजह है? कब तक इसी हाल में रहेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे सच को? आपको जो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, उस जवाब को आप एंडोर्स कीजिए। पार्टी का प्रवक्ता आपको जवाब दे रहा है, रामायण पे सवाल मत कीजिए, रामायण को बीच में मत लाइए। 7 दिन शेष है प्रदेश के अंदर, आप देखना किस प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग विधायकों की बोलियां, भाजपा सरकार पैसे की, सत्ता की सरकार की, और जो भ्रष्टाचार पैसा एकत्रित किया हुआ है, किस प्रकार की बोली लगाई। हम नहीं चाहते कि कैसे लगा सकते हैं आप, ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप नहीं लगा सकते आप। नहीं, अब वो यही तो कह रहे हैं कि वो परेशान हो गए आप लोगों से, यही तो कह रहे हैं आप। ठीक है, बोलिए सर, आप क्योंकि इशारा कर रहे थे जल्दी से। ये हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसे साफ झलक रहा है, ये कभी मीडिया को ब्लेम करते हैं और कभी रामायण का मुद्दा बार बार उठा करके ये क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा, और ना ही इसकी बात ये कामयाब होगी। आप मेरे को एक बात बताइए भाई, मैं आपसे डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ, आपने हरियाणा में, एक मिनट, आपने हरियाणा में राजस्थान से लेकर के आ गया अजय माकन को, हरियाणा वाले के रणदीप को आपने जो है ना राजस्थान में भेज दिया, और उधर जो है ना यूपी वाले को आपने महाराष्ट्र में भेज दिया, इमरान प्रताप गढ़िया को। आप ये इस चक्कर में महाराष्ट्र फंस गया इनका, कर्नाटका फंस गया इनका, महाराष्ट्र फंस गया, महाराष्ट्र में यूपी का भेज रहे हैं, हरियाणा में राजस्थान का, और हरियाणा वाले को राजस्थान में। ये क्या चक्कर है? ये फूट तो अपने आप में आप सिद्ध कर रहे हो। आप भाई किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाइए, अवसर है, 2 साल बाकी है, अपने घर को संभाल लीजिए अगर संभाला जा सकता तो, लेकिन वो संभलेगा नहीं, क्योंकि कर्नाटक का और एक ब्रिजेश कलप्पा कल वो इस्तीफा देगा, वो भी सीनियर लीडर था पार्टी का। अरे आप तो टूट रहे हो, अब जिन्नत बेचारी क्या करेगी? अब आपका घर टूट रहा तो ये कैसे रोकेगी? इसको तो दिखाना पड़ेगा, ये तो मीडिया है भाई, मीडिया तो सबकी दिखाता है, मेरी भी दिखाता है, आपकी दिखाता है। 2 दिन पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के तुम सारे मजे ले रहे थे, मैं जवाब दे रहा था, बखलाओ मत मेरे भाई, हंस करके देखो, जब कोई बुरे दिन आते हैं हंस करके काटोगे तो कभी ना कभी अच्छे दिन आएंगे। अच्छा, ये तो आपने घर के बुजुर्गों वाली बातें कर दी, ये वैसे अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन अभी अब राजनीति में, अभी वो कह रहे थे कि ये भाईचारा बिगाड़ने वाला चुनाव है, अभी शुरू में वो ये बात कह रहे थे। हालांकि चुनाव होते हैं, उसमें क्या भाईचारा बिगड़ेगा? मैंने तो नेताओं को ऐसे भी देखा है, हरियाणा के हुड्डा साहब के बगल में एक बीजेपी के नेता का घर था, मैं पिछले दिनों, अब तो खैर घर चेंज हो गए हैं, तो कांग्रेस के नेता थे, हुड्डा साहब का ही मैं जिक्र करी, उनके यहाँ से घी आता था और उनके यहाँ पे जाता था, उन्होंने मुझे खुद दिखाया था, ये हुड्डा साहब के यहाँ से घी आता है, सर्दियों में बाकी अलग से मिठाइयाँ जो बनती थी वो आती थी। तो भाईचारा नहीं बिगड़ता है सर, चुनाव है, आज हारेंगे कल जीतेंगे, तो आप लोग तो खान पान, हाँ खान पान साथ में करते हैं। अच्छा, मैं फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। अच्छा बोल लीजिए, जल्दी से बोल लीजिए सर आप। हाँ जीनत जी, चुनाव तो राजनीतिक पार्टियों के लिए एक त्योहार का रूप होता है, इसमें भाईचारा कहाँ बिगड़ता है? अपना वो त्योहार के रूप में इसको मनाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, हंसी खुशी लड़ना चाहिए। रजनीश जी को थोड़ा सा इंतजार कराया। हाँ ठीक है सर, अभी वक्त की थोड़ी सी बंदिश है, कई बार बातों में समय ज्यादा हो जाता है। अब एक फाइनल कमेंट मैं ले लेती हूँ सबका। गुलिया साहब जल्दी से अपना कमेंट दे दीजिएगा, आप थोड़ा सा आपको इंतजार कराया, फिर मैं आपके पास आती हूँ। रजनीश जी। नहीं देखिए, जीनत जी लोगों के बीच में जाएंगे, चुनाव में कैंडिडेट्स हमने अनाउंस, अपने 18 कैंडिडेट्स अनाउंस हम लोगों ने कर दिए, और आशा करते हैं कि वोट के रूप में लोग अपना आशीर्वाद जरूर देंगे, अपना काम गिनाएंगे। और ये तो अभी देखिए, मैं तो एक चीज मानता हूँ, 2024 से पहले के टेस्ट हैं, अगर कहीं कोई और कमी, कोई कसर रह गई होगी तो उसको भी दुरुस्त करने का काम 24 अच्छा ठीक है, आपने कहा था ये थोड़ा हाइपोथेटिकल हो गया चीजें, 24 के लिए भी कोई प्लान भी है आपके पास? थोड़ा सा ये भी हाइपोथेटिकली मान लेते हैं आप ही के वर्ड्स में। नहीं जीनत जी, नहीं देखिए, एक राजनीतिक दल को हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। जो सीटें, जितनी सीटें अगर गठबंधन में हम लोग चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी देगी, अन्यथा बिल्कुल अलग चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक राजनीतिक दल को तैयार रहना चाहिए इन सारी चीजों के लिए, और देखेंगे कहीं कोई कमी रह गई है काम करने के तरीके में, लोगों से सुझाव लेकर के उसको और बेहतर करेंगे।
क्योंकि देखिए बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। ठीक है, वो अच्छी बात है। हाँ रजनीश जी जल्दी से अपना कमेंट दे दीजिएगा 15 सेकंड में, थोड़ा आपको इंतजार कराए, माफी चाहती हूँ। ऐसा है जी कि दोनों बीजेपी और जेजेपी मौकाप्रस्त पार्टियां हैं। आपने देखा जो जेजेपी वाले कुछ टाइम पहले पानी पी के कोसते थे इनको बीजेपी वालों को, उन्होंने सिर्फ सत्ता में आने के लिए बीजेपी का दामन थाम लिया। और अब बीजेपी को लगा कि इनकी ज्यादा जरूरत नहीं है तो उन्होंने उठा के, आप एक चीज बताइए कैसे कह सकते हैं हम भाईचारे के साथ लड़ लेंगे? क्या बात है बीजेपी वाले जेजेपी वालों के लिए वोट मांगेंगे या जेजेपी वाले बीजेपी वालों के लिए वोट मांगेंगे? लड़ना तो अपना अपना चुनाव पड़ेगा। दोनों प्रतिस्पर्धा में आएंगे कि नहीं आएंगे, दोनों विपक्ष में आएंगे कि नहीं आएंगे। वंदना जी ठीक है, वंदना जी जल्दी से। अच्छा बोल लीजिए आपकी कोई बात रह गई है। की बात रही, बीजेपी की ये पॉलिसी रही है, इन्होंने पहले पंजाब में भी अकालियों के साथ ऐसा किया, अकाली दल के साथ गठबंधन किया और फिर उनको निकाल के बाहर किया। नहीं, वो किसान आंदोलन पे खुद अलग हुए थे और फिर हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से भी इस्तीफा दिया था, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। वंदना जी 10 सेकंड में बात पूरी कीजिएगा। 10 सेकंड बात करूंगी। अभी यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे घोष ट्रेडिंग हो रही है। पहले तो इनके विधायक बिकाऊ हैं और दूसरे हुड्डा जी ने जब पिछली बार वोट नहीं दिया था तो भाजपा ने हाथ पकड़ लिया था क्या? आपके प्रभारी कहते हैं विष्णु अवसाद में है तो भाजपा के कहने पर होता है क्या? तो मुझे लगता है कि आप अपने विधायक संभालिए, सिखाइए कि कैसे आपकी पार्टी चिन्ह पर वोट दिया जाता है। वो जब सिखा लेंगे, प्रशिक्षण कर लेंगे तब बताइएगा। अभी आप आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि इनको कोस कर एक दो आए साथ में, मुझे याद है। चलिए ठीक है सब देखिए अब ये तो ठीक है, वक्त की थोड़ी सी बंदिश है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, जिसे कम वक्त मिला मैं माफी मांग लेती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े। लेकिन निकाय चुनाव को सिर्फ आप इतना सा देखेंगे छोटा सा चश्मा करके तो आपको सब कुछ नजर नहीं आएगा। स्क्रिप्ट तो 24 की ही है, नतीजे बहुत कुछ साफ कर देंगे। बेशक अभी प्रवक्ता थोड़ा सा नाप तोल कर बोल रहे हो, उनके भी अपने दायरे होते हैं, उसका लिहाज भी उतना ही जरूरी है।